Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Vangshan One Shot FF. सो गाइस आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो पर कमेंट और लाइक बहुत ज़्यादा कम है। क्या ये स्टोरी अच्छी नहीं है? प्लीज़ बताना। तो चलिए लव इज़ ए टॉर्चर का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। आप स्टोरी को एंजॉय कीजिए कानों में हेडफोन लगाकर। स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ से हमने ख़त्म किया था। फांगजी के पास एक रेड कलर का फूल का बुके था जो रोज़ था और उसके होठों पर एक क्रीपी स्माइल थी जिसे देखकर कोई भी कुछ नहीं समझ सकता है। जब न्योहोसेंग वांगजी को आगे बढ़ते हुए देखा तब उसे घबराहट सी होने लगी। वेइंग शॉकली उसे देख रहा था। वांगजी धीमी धीमी कदमों के साथ वेइंग की तरफ बढ़ रहा था। वेइंग अपनी आइज़ को ब्लिंक कर लेता है और वह वांगजी को कंफ्यूजली देख रहा था। हाँ, वांगजी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वही वाइट कलर के शूज़, वाइट कलर के जीन्स एंड वाइट कलर का जो उसने कोट पहना हुआ था, उसके अंदर स्काई ब्लू कलर का एक शर्ट। वांगजी सच में एक काफ़ी ज़्यादा हैंडसम इंसान लग रहा था। उस पर से किसी की भी नज़र नहीं हट रही थी। कॉलेज के गर्ल्स और बाकी सब लोग वांगजी को एक्साइटेड होकर देख रहे थे और वो लोग यही सोच रहे थे कि फ्लावर बुके लेकर वो हैंडसम इंसान उन दोनों की तरफ क्यों बढ़ रहा है। न्योहोसेंग ने कहा, हे वेइंग, वो हमारी तरफ क्यों आ रहा है? वेइंग ने कहा, मुझे नहीं पता, वो हम दोनों के पास क्यों आ रहा है। हम तो उसे जानते भी नहीं है ना। इधर वांगजी धीरे धीरे करके आकर रुक गया बट वो न्योहोसेंग के सामने नहीं आया। न्योहोसेंग बस यही एक्साइटेड हो रहा था कि वो हैंडसम मेरे सामने आएगा बट वो वेइंग के सामने आया। वो वेइंग को देखकर हल्के से मुस्काया। उसने कहा, वी वोशियम, आई एम राइट? वेइंग उसे देखकर आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, यस। वांगजी ने कहा, हेलो विभूषण, मेरा नाम लान वांगजी है। वेइंग ने कहा, लान वांगजी, बट मैं आपको नहीं जानता। वांगजी ने कहा, बट मैं तुम्हें जानता हूँ। वेइंग अपने आइज़ को ब्लिंक करता है। इस इंसान को भले मैंने कभी देखा भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं है, और ये मुझे कैसे जानता है? वेइंग ने कहा, ओ रियली? वांगजी ने कहा, ऑफ कोर्स वेइंग, आई एम सॉरी, यस वेइंग। फिर वेइंग घबराते हुए देख रहा था। वांगजी ने उसकी तरफ बुके को बढ़ाते हुए कहा, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, क्या तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे? वेइंग उसे कन्फ्यूजली देख रहा था। वांगजी ने कहा, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करो, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। मुझे माफ़ कर दो कि मैं कुछ और नहीं लेकर आ पाया। अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आऊँगा। वेइंग ने कहा, बट क्यों? वांगजी ने कहा, क्योंकि मुझे तुम काफ़ी पसंद हो। ये सुनकर वेइंग के दोनों गाल गुलाबी हो गए। वो ब्लश करने लगा। सारी लड़कियां चीयर कर रही थी और चिल्ला रही थी, यार ये हैंडसम पर्सन वेइंग को पसंद करता है, कितना रिच है, इसकी कार तो देखो कितनी महंगी है और इसके साथ गार्ड्स भी है। कुछ लोग कह रहे थे होगा भी क्योंकि वेइंग भी किसी रिच फैमिली से कम नहीं है। वांगजी के कानों में सब कुछ आ रहा था बट वांगजी बिल्कुल चुप था। वेइंग को देखते हुए कहा, क्या तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे? वेइंग उसे देखते हुए कहा, अब थैंक यू सो मच। उसने उस गुलाब के बुके को ले लिया। लेते हुए उसने कहा, अब बट मैं आपको नहीं जानता हूँ। वांगजी ने कहा, अब तुम जान जाओगे बहुत अच्छे से वेइंग। वेइंग ने स्माइल किया। वांगजी से हैंडशेक करता है। वेइंग ने कहा, मेरा क्लास का टाइम हो रहा है, अब बाय। ये बोलकर वो चला गया। वांगजी से देखकर एक ही बस स्माइल करता है। सीन कट होता है। वांगजी अपनी कार में आकर बैठ जाता है। उसकी असिस्टेंट साओ सिंगचैंग ने कहा, सर मुझे समझ में नहीं आया कि आपने विभूषण को फ्लावर बुके क्यों दिया? वांगजी ने कहा, बस ऐसे ही। साओ सिंगचैंग ने कहा, आपका दिमाग ख़राब हो गया है। वांगजी ने कहा, वही मुझसे कभी मिला नहीं है और ना ही वो मुझे जानता है। अब दिन भर वो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचेगा, तुम देख लेना। साओ सिंगचैंग ने कहा, वाह क्या दिमाग लगाया है। ये बोलकर वो लोग कार लेकर चले गए और जो वांगजी ने बोला था वही हुआ। दिन भर वेइंग सिर्फ उसके बारे में ही सोच रहा था।
सच में कितना अच्छा बिहेवियर है, कितना परफेक्ट इंसान है और कितनी अच्छी बातें करता है। और तो और उसका सैंडलवुड का सैंडलवुड का जो उसका फ्रेगरेंस था वो वेइंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और वेइंग ने उसे बहुत क्लोजली फील किया। सच में वो अल्फ़ा काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल वेइंग के जैसा, मतलब वेइंग को जैसा चाहिए था वैसा। वेइंग को रोज़ को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जियांग चैंग ने उसे देखते हुए कहा, तुम जब से घर आए हो तब से बस मुस्कुराते जा रहे हो, क्या बात है वेइंग? वेइंग घबरा गया, पीछे मुड़ते हुए अपनी गगा को देखते हुए कहा, अब क्यों मैं मुस्कुरा नहीं सकता हूँ? जियांग चैंग ने कहा, और तुम्हें ये फूल किसने दिए? वेइंग ने कहा, अब आज आज ना वो फिर जियांग चैंग ने कहा, अब ये मत कहना कि आज तुम्हारा बर्थडे है, क्योंकि अभी तुम्हारे बर्थडे को 1 हफ्ता बाकी है, ठीक है? वेइंग ने कहा, एडवांस एडवांस एडवांस। जियांग चैंग ने कहा, ये एडवांस क्या है? वेइंग ने कहा, एडवांस गिफ्ट, मेरे दोस्तों ने मुझे एडवांस गिफ्ट दिए हैं, ये फ्लावर बुके, और उन्होंने कहा है कि उन्हें पार्टी चाहिए। जियांग चैंग ने कहा, तुम सच कह रहे हो? वेइंग ने कहा, मैं झूठ क्यों करूँगा भला? ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत रात हो गई है, सो जाओ, कब का डिनर कर चुके हो तुम? वेइंग ने कहा, मैं होमवर्क कर रहा था। अच्छा, तुम होमवर्क कर रहे थे और मुस्कुरा कौन रहा था? गगा, आप भी हो, क्या मैं चैन से मुस्कुरा भी नहीं सकता? हाँ, तुम मुस्कुरा सकते हो वेइंग, मैंने मना नहीं किया है, लेकिन तुम बार बार मुस्कुरा रहे हो जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। बताओ ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आज कॉलेज में क्या हुआ था? वेइंग ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल था, और प्लीज़ जाइए यहाँ से। धक्के मार के उसने जियांग चैंग को बाहर निकाल दिया, धक्का देकर, बाहर निकलो बाहर निकलो। दरवाज़ा बंद कर दिया और वो फिर से वांग जी के बारे में सोचने लगा। सीन कट होता है। जब वेइंग आज कॉलेज आ रहा था, वही आदमी लाड वांग जी वहीं पर खड़ा था। वेइंग ने उसे देखते हुए कहा, अब इससे क्या कहना है? इधर वांग जी आगे बढ़ते हुए एक चॉकलेट देता है। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है। वेइंग ने कहा, एक बात बताओ, कल फूल आज चॉकलेट, ये सब क्या हो रहा है? वांग जी ने कहा, तुम बहुत स्वीट हो, कल तुम फूल से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ, और तुम आज बहुत स्वीट लग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। वेइंग उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत ब्लश कर रहा था। उसने कहा, अब तुम काफ़ी अच्छे हो। वांग जी ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वेइंग ने कहा, दोस्त? उसने अपने हाथों को खुजलाया। निहासांग ने कहा, प्लीज़ दोस्ती कर लो ना उससे, प्लीज़ कर लो। फिर वेइंग ने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वांग जी ने जब उससे हाथ मिलाया तब वेइंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, बट उसका हाथ उसने सॉफ्टली पकड़ा हुआ था। उसने कहा, ठीक है, आज 5 बजे मुझे समंदर किनारे मिलना, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वेइंग ने कहा, ज़रूरी बात? वांग जी ने कहा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? वेइंग ने कहा, नहीं, मैं ट्यूशन जाता हूँ, उस वक्त तुमसे मिल लूँगा, ठीक है? वांग जी ने कहा, ठीक है, बट अकेले आना। वेइंग ने कहा, अकेले क्यों? वांग जी ने कहा, बहुत ज़रूरी बात है। उसने निहासांग को देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई टांग आए। ये बोलकर वो चला गया। निहासांग ने कहा, विभूषण, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कबाब में हड्डी हूँ मैं कबाब में? वेइंग ने कहा, नहीं, शांत हो जाओ प्लीज़। सीन कट होता है। वेइंग चॉकलेट को देखता है और हर वक्त सिर्फ वांग जी के बारे में सोचता है और मुस्कुराता है। साओ सिंचैंग एक फ़ाइल लेकर आता है। उसने कहा, यह रहा प्रूफ, और उस बच्चे का डीएनए भी, और आपका ब्रदर का रिपोर्ट, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, ये रहा वो फुटेज। वांग जी उन सब को लेते हुए उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। उसने कहा, इतना दर्द है कि इंसान कैसे सहन कर सकता है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि इतना दर्द एक इंसान कैसे सहन कर सकता है। जो दर्द मुझे हो रहा है ना, वही दर्द अगर उसे एक दिन नहीं हुआ तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे ज़िंदा गाड़ दूंगा, दफना दूंगा।
उधर जो लैपटॉप था वहाँ पर वेइंग के ही डिटेल्स थे। सा सिंचैंग ने कहा, आप कमाल के हो बॉस, एक हफ्ते के अंदर अपने वेइंग की पूरी हिस्ट्री निकाल दिया। वांग जी ने कहा, हाँ वो तो निकालना ही था, उसकी वजह से मेरा भाई तड़प तड़प कर मर रहा है, उसका ज़िंदगी बर्बाद हो गया है, उसने अपने बच्चे तक खो दिया, उसने उसे इनकार किया, तुम्हें लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? ये सुनकर शा सिंचैंग ने कहा, लेकिन बॉस वेइंग ने तो कुछ भी नहीं किया है ना? वांग जी ने कहा, एग्जैक्टली, वेइंग ने कुछ भी नहीं किया, उस तरह से ही मेरे भाई ने भी कुछ भी नहीं किया था। साओ सिंचैंग पूरा थमसा गया। उसने कहा, जो कुछ भी किया है जियांग चैंग ने किया है। अब वेइंग से फिर वांग जी ने कहा, अगर मैं जियांग चैंग को एक बार में गोली मारकर ख़त्म कर डालूं तो उसे तकलीफ़ होगी? नहीं, जिस तरह से मैं अपने भाई को तकलीफ़ में देख रहा हूँ, मुझे उसी तरीके से उसे भी अपने भाई को तकलीफ़ में दिखाना है, ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए, ज़िंदा रहने का उसका मन नहीं करे, जैसा कि मुझे हो रहा है, बिल्कुल वैसा। ये बोलकर वो नीचे आता है। सा सिंचैंग नीचे आते हुए कहा, सर आप विंग से मिलने के बारे में? फिर वांग जी ने कहा, हाँ विंग से मिलने के बारे में। उसने कहा, क्या आपको लगता है कि विंग आपसे मिलने आएगा? वांग जी ने कहा, मैं 100% नहीं 200% श्योर हूँ कि इस वक्त वो चॉकलेट को देख रहा है और मेरे बारे में ही सोच रहा है। बिल्कुल सही बात, ट्यूशन में विंग पढ़ने के बजाय उस चॉकलेट को देख रहा था और वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। वांग जी एक स्माइल के साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर विंग जब समंदर किनारे आता तो उसने देखा कि एक इंसान वहाँ पर खड़ा है। वो कोई और नहीं, लाड़ वांग जी था। वो आते ही वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, तुम आ गई? विंग उसे देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं आ गया? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारी खुशबू से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है कि तुम आ गए क्योंकि तुम्हारी खुशबू मुझ तक पहुँच रही थी। तुम कमाल के हो विंग। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया, छोड़ते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। विंग ने कहा, अब कोई बात नहीं, वैसे आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? वांग जी ने कहा, प्लीज़ मुझे आप मत बुलाओ, बहुत दूर का रिश्ता लगता है, मुझे तुम बुला सकते हो। विंग ने कहा, तुम? वांग जी ने कहा, प्लीज़ मुझे तुम बुलाओ। विंग ने कहा, लेकिन मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, तो जान जाओगे, मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन लाड़ वांग जी हूँ, तुम जानती होंगे है ना? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, वैसे मैंने सुना है कि लान वांग जी देश में नहीं था, बाहर था, फॉरेन में, मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं है। वांग जी ने कहा, हाँ अब देख लो। विंग ने कहा, बट आपको मुझे क्या मतलब, मुझसे क्या काम? वांग जी ने कहा, कुछ काम नहीं है विंग, सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से तुम्हें देख रहा हूँ, सच कहूँ तो तुम बहुत क्यूट हो। ये सुनकर विंग फिर से ब्लश करता है। वांग जी देखता है और मन ही मन स्माइल करते हुए विंग की तरफ बढ़ते हुए कहा, सच में तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो। विंग पीछे हटने लगता है, उसे घबराहट सी हो रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, ये सब आप कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी ने कहा, जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा मैंने मन ही मन यही सोच लिया था कि अगर शादी करनी है ज़िंदगी में तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा। ये सुनकर विंग की आँखें बड़ा हो गया, गोल गोल। उसने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, काफ़ी दिनों से, काफ़ी साल से तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था। सच कहूँ तो मैं खास सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही चाइना लौट आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। विंग उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, ये सब क्या बात कर रहे हो? उसने अपने हाथ को चुरा लिया। विंग पीछे मुड़ गया, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, उसकी सांसें बढ़ गई थी। वो घबराते हुए पीछे मुड़ते हुए अपने हाथ को सीने से पकड़ते हुए कहा, ये सब क्या है?
वांग जी ने तुरंत विंग को पीछे से हग कर लिया। ये महसूस करने के बाद विंग की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई। भाई कुछ भी यार, कोई अल्फा अगर ऐसे अचानक से हग कर लेगा, ऊपर से विंग को वो इतना अच्छा लगता है। विंग ने अपनी आंखों को क्लोज कर लिया। वांग जी अपनी फेस को विंग के शोल्डर के ऊपर रखता है। विंग के ओमेगा फेरामोन्स वांग जी को काफ़ी अच्छे से फील हो रहा था। उसने विंग की नेक के ऊपर अपनी नोज़ को रखते हुए कहा, क्या बात है विंग, तुम पीछे क्यों मुड़ गए? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? विंग की आंखें बंद थी, उसकी पूरी बॉडी कांप रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस वक्त विंग को मन कर रहा था कि वो किसी कोने में जाकर घुस जाए और मर जाए, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा साई फील हो रहा था। विंग कांप रहा था, उसके हाथ भी कांप रहे थे, उसके होंठ भी कांप रहे थे, वो बात नहीं कर पा रहा था। वांग जी की गर्म सांसें विंग की कानों के ऊपर गिर रही थी और विंग को महसूस हो रहा था। विंग अपने आप को चुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। वांग जी ने कहा, तो कैसी बात है? विंग पीछे मुड़ता है और वांग जी की आंखों में देखता है। विंग स्माइल करते हुए कहा, ऐसे कोई प्रपोज करता है क्या? वांग जी ने कहा, तो कैसे करते हैं? विंग ने कहा, दैट, ये बोलकर विंग हंसते हुए वहाँ से भाग जाता है। साओ सिंचैंग विंग को भागते हुए देखता है और वो पीछे मुड़ता है। उसने देखा कि वांग जी आ रहा है। उसने कहा, सर क्या हुआ, विंग ऐसे भाग क्यों गया? वांग जी ने कहा, तीर निशाने पर लग चुकी है। अब हर वक्त विंग सिर्फ मेरे बारे में ही सोचेगा और धीरे धीरे करके वो मेरी दुनिया में आ जाएगा और फिर वो सिर्फ मेरा हो जाएगा। ये सुनकर साओ सिंचैंग ने कहा, क्या बात है, मतलब समझ में नहीं आया। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। साओ सिंचैंग वांग जी को ड्रॉप करने के बाद वो अपने घर चला गया। वांग जी जब अपने घर आता है तब वो देखता है कि उसका भाई व्हील चेयर में बैठा हुआ है, एक खिलौने के साथ बात कर रहा है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वांग जी की आंखों से आंसू आ गए। वो अपने भाई के कदमों के पास बैठ गया, कदमों पे हाथ रखते हुए कहा, ये पैर आप नहीं चल सकते हैं, आप पहले की तरह क्यों नहीं बनते हो भाई? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे ठीक करूं, क्या करूं ऐसा जो आप ठीक हो जाओ। मैडम लान ने कहा, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें क्या करना चाहिए वांग जी? वांग जी अपनी मॉम को देखने लगता है। मैडम लान की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। लान को रहने कहा, हाँ सही कहा तुमने, क्या करना चाहिए ये हमें सोचना चाहिए। वांग जी ने कहा, अंकल आप भी? लान को रहने कहा, वांग जी इस दिन के लिए ही मैंने तुम्हें प्रिपेयर किया था और तुम अपना मकसद भूल रहे हो। वांग जी ने कहा, मैंने अपना गेम स्टार्ट कर दिया है, बहुत जल्द मेरा बदला पूरा होगा। मैडम लान वांग जी के कंधों को पकड़ते हुए कहा, ये हुई ना मेरे सच्चे वाले बेटे की तरह बात। मुझे तुमसे उम्मीद है वांग जी कि तुम मेरे बेटे का बदला तुम ही ले सकते हो, सिर्फ तुम। वांग जी ने कहा, मैं उसकी भाई की हालत ऐसा कर दूंगा कि वो मेरे कदमों पे आकर गिड़गिड़ाएगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा और बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन उस दिन मैं उसकी छाती के ऊपर लात मारते हुए बोलूँगा कि जो तुमने किया है वो तुम्हारे पास वापस आया है। मैं उस दिन के लिए वेट कर रहा हूँ मॉम, मैं वेट कर रहा हूँ। मिस्टर लान नीचे आते हुए कहा, वांग जी। उसकी आने के साउंड से सब लोग शांत हो गए। मिस्टर लान नीचे आ गए। मिस्टर लान चिंगहंगजुन, चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिनका डायमंड का बिजनेस है। वांग जी ने सिर झुकाते हुए कहा, फादर। उसने ग्रीट किया। मिस्टर लान ने कहा, बस अपना ये खेल बंद करो, तुम पानी में और आग लगा रहे हो। वांग जी ने कहा, मैं आग लगा रहा हूँ? क्या आप अपनी बेटे की हालत नहीं दे सकते हो कि क्या हुआ है? मिस्टर लान ने कहा, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उस मासूम ओमेगा ने क्या किया है जिसकी जान तुम बर्बाद करने वाले हो, जिसकी ज़िंदगी तुम बर्बाद करने वाले हो। वांग जी ने कहा, तो फिर मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा था?
जिसकी ज़िंदगी वो बर्बाद कर दिया है। वांग जी यहाँ पर बिल्कुल नासमझ बन चुका है। वांग जी बस बदले के लिए तड़प रहा है। वांग जी को बस बदला चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बदला। एक तरफ किसी को बदला चाहिए और एक तरफ किसी ने झूठ मूठ के प्यार को सच मान लिया है। वांग जी ने वेंग के ऊपर ऐसा असर किया है कि वेंग के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वांग जी ठहर गया है। वांग जी को सच्चे मन से वेंग ने अपना लेने के बारे में सोच लिया। सच में वो पर्सन कितने अच्छे से बात करता है। वेंग जानता भी नहीं है कि आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। वेंग ये समझता नहीं है कि किस जाल के अंदर वो फंस रहा है, बट उस इंसान को वो दिल और जान से चाहने लग गया था। एक तरफ वांग जी जो कि अपनी बदले की आग में जल रहा है, दूसरी तरफ वेंग जो कि अपनी प्यार के भरोसे जीना चाहता है और किसी के हाथ को पकड़ के एक नई दुनिया बसाने की सपना देख रहा है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वांग जी वेंग के सच्चे प्यार को समझ पाएगा या फिर नहीं? ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।